हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी ने डिस्कशन स्टार्ट किया था इम्यूनिटी को डिस्कस कर रहे थे या इम्यून सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने मैक्सिमम पोर्शन को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी का ही एक छोटा सा टॉपिक है, हाइपर सेंसिटिविटी। इस हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल तरीके से यदि काम करे तो हमारे बॉडी में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, पर कभी कभी हमारी जो इम्यून सिस्टम है कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है, और ऐसे कंडीशन को ही हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, व्हेन इम्यून सिस्टम वर्क प्रॉपरली इट हेल्प एलिमिनेशन एंड रिमूवल ऑफ एंटीजन। जब हमारी इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करती है तो वो किसी भी एंटीजन को हमारे बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, व्हेन इम्यून सिस्टम वर्क प्रॉपरली इट हेल्प इन एलिमिनेशन एंड रिमूवल ऑफ एंटीजन फ्रॉम द होस्ट बॉडी बाय मीन्स ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। इफेक्टर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है और उस इफेक्टर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से ही इन सभी फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन का हमारे बॉडी से रिमूवल या फिर एलिमिनेशन हो जाता है। The effector molecules generally induce the local inflammatory response। ये जितने भी इफेक्टर मॉलिक्यूल होते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं एंड रिमूव्स एंटीजन विदाउट एक्सटेंसिव डैमेज टू द होस्ट सेल्स। तो हमारी जब नॉर्मल तरीके से इम्यून सिस्टम काम करती है तो हमारे सेल्स को या हमारे टिश्यू को कोई भी नुकसान नहीं होता है, विदाउट डैमेज, इसमें कोई भी डैमेज नहीं होती, कोई डैमेज नहीं होती है हमारे अपने टिश्यू में। पर यही सेल्स हमारे कुछ जो हमारे इम्यून सिस्टम है कभी कभी कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स के प्रति इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, जबकि नॉर्मली उसमें वो पर्टिकुलर पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हमारे बॉडी के लिए जितना ज़्यादा हमारी इम्यून सिस्टम सेंसिटिव हो जाती है। उसी को हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग मटेरियल से एलर्जी होती है, जिसे हम सिंपल भाषा में एलर्जी कहते हैं। इस हाइपर सेंसिटिविटी को हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, एलर्जी। एलर्जी, अब ये एलर्जी कई लोगों को पॉलन से एलर्जी होती है, पॉलन ग्रेन, किसी को पीनट से होता है, किसी को डस्ट से होता है, डस्ट पार्टिकल्स। तो इन सभी जो भी पार्टिकल्स हैं इनके प्रति कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और इन सभी पार्टिकल के संपर्क में जब भी वो इंडिविजुअल आता है तो उसकी इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाती है इन सभी को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मली अगर हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा तो उसमें हमारे टिश्यू को कोई भी डैमेज नहीं होती है। बट हाउएवर इन सर्टेन कंडीशन सच एज when immune system does not work properly, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है या ओवर एक्टिवेटेड, हमारी इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाती है। इट काजेज डिलीटेरियस इफेक्ट रिजल्टिंग इन द सिग्निफिकेंट टिश्यू डैमेज, सीरियस डिजीज, इसमें टिश्यू डैमेज होता है, इसके अलावा कई सारी सीरियस डिजीज हो जाती हैं एंड इवन डेथ भी हो सकता है। जब हमारी इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में कई तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं जिसमें हमारी टिश्यू डैमेज हो सकती है। इसके अलावा
कई तरह की डिजीज हो सकते हैं, जैसे जैसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, ऐसी कंडीशंस आ जाएगी और इवन डेथ भी हो सकता है। सच अनवांटेड apparent and damaging immune response is termed as hypersensitivity। यही जो अनवांटेड या हम कह सकते हैं apparent damaging immune response है, इसी को हम hypersensitivity कहते हैं। Although word hypersensitivity implies an increased immune response, increased response के लिए इसको यूज किया जाता है। The immune response in hypersensitivity reaction is not always highest but may instead be an appropriate response। तो यहाँ पर ये कोई appropriate response नहीं देता, बल्कि हम कह सकते हैं हमारे बॉडी के लिए जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में बी डेवलप इन कोर्स ऑफ आइदर सेल मेडिएटेड या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी दो तरह के जो इम्यूनिटी हम लोगों ने देखा था, दो तरह के रिस्पॉन्स देखा था हमारे बॉडी में, इनमें से दोनों में से किसी के प्रति हो सकती है या दोनों द्वारा हो सकती है। तो ये हमने देखा सिंपल एक हाइपर सेंसिटिविटी क्या है। नॉर्मल तरीके से अगर हमारे इम्यून सिस्टम काम करती है, नॉर्मल तरीके से काम करेगी तो इसमें हमारे बॉडी का कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे टिश्यू का कोई डैमेज नहीं होगा। पर यही कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके प्रति हमारी बॉडी जब कभी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है तो वह अपने ही सेल को, अपने ही टिश्यू को क्या करती है, डैमेज करने लगती है, जिससे कई तरह के सीरियस प्रॉब्लम आते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट, कॉम्ब, जेल एंड कॉम्ब। जेल एंड कॉम्ब का डेफिनेशन अगर देखेंगे, इन्होंने क्या किया, जेल और दूसरे साइंटिस्ट हैं कॉम्ब्स, इन दोनों ने जो हाइपर सेंसिटिविटी है उनको कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इस रिएक्शंस को, हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है इसको इन्होंने कई कैटेगरी में डिवाइड किया, लगभग 4 कैटेगरी के आसपास, यानी इन्होंने क्या किया, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। चलिए इसमें हम देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी को इन्होंने दो तरीके से, यहाँ पर एक तो डिलेड इफेक्ट, यानी इफेक्ट के बेसिस पर इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। डिलेड इफेक्ट, अगर जिसमें जो रिएक्शन है वो या तो बहुत ही क्विक होता है, यानी विद इन अ मिनट, एक सेकेंडों या मिनट में होता है, तो इसे हम इमीडिएट इफेक्ट कहते हैं। और दूसरा, यदि वह लेट में हो रहा है तो उसे हम डिलेड इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने ही जो इनको क्लासिफाई किया 4 कैटेगरी में, इन्होंने या 4 टाइप में इसको क्लासिफाई कर दिया। पहला टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जो कैसा होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। और यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी मीडिएटेड, यानी आईजीई एंटीबॉडी के द्वारा इस तरह के रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, इसे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। दूसरा, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जिसमें ये भी एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, पर यहाँ पर आईजीई नहीं होता बल्कि यहाँ पर आईजीएम होता है, आईजीएम मीडिएटेड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जिससे हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट होती है। लास्ट, तीसरा तक हो गया। फोर्थ और लास्ट की बात करेंगे हम। फोर्थ टाइप का जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये टी सेल मीडिएटेड या हम कह सकते हैं साइटोकाइन मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। तो इसे हम यहाँ पर क्या है, टी सेल या साइटोकाइन मीडिएटेड इम्यूनिटी है। तो यहाँ पर जो ये 4 टाइप के मीडिएटेड इम्यूनिटी हैं, 4 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी हैं। पहला हम लोगों ने देखा आईजीई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरा आईजीएम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, तीसरा हम लोगों ने देखा
एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड चौथा टी सेल एक्टिवेटेड इम्यूनिटी, या हम कह सकते हैं साइटोकाइन मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये 4 तरह के सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हैं जिसको हम डिटेल में देखेंगे। पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम इसे डिटेल में देखेंगे। चलिए, ये एक ओवरव्यू है जिसमें आप देख पा रहे हैं, ये है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो ये 4 तरह के हाइपर सेंसिटिविटी होती है जो हमारे बॉडी में जनरली देखने को मिलता है। जिसमें से टाइप 1 की बात करेंगे तो इससे हमने बताया कि ये कैसा होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। और कौन सी एंटीबॉडी, तो यहाँ पर IgE एंटीबॉडी। यहाँ पर वैसे तो IgE की अमाउंट हमारे बॉडी में लेस देन 1% यानी मैक्सिमम मिनिमम होता है, पर फिर भी जब भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, और हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी के दौरान इसकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, इसकी अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये एंटीबॉडी है IgE, जो क्या करता है, कोई भी एलर्जेंस, यानी चाहे यह एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है, या ये पॉलन हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, ये पीनट हो सकता है, पीनट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जो जिसके प्रति हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। कोई एलर्जेंस मान लो हमारे बॉडी में आया, हमारे बॉडी में आने के बाद उसमें कई तरह के डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। उन डेंड्राइटिक सेल्स या मैक्रोफाज के पास उनसे जब उन्हें एंगल्फ करते हैं ये सारे सेल्स, तो उनकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और उन फ्रेगमेंट्स जो भी हैं वो आगे प्रेजेंट करते हैं, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं वो उस फ्रेगमेंट को प्रेजेंट करते हैं, या तो बी सेल को या फिर वो टी सेल को करते हैं। तो कैसी होती है वो पूरी मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे। फिर इसमें डीग्रेनुलेशन होता है कुछ मास्ट सेल्स, तो इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे। हम पहले एक ओवरव्यू देख रहे हैं, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी में दूसरा टाइप 2 की। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं IgM मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये, और तीसरा आप देख पा रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। और थर्ड, साइटोकाइन के द्वारा इस तरह की इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, इन साइटोकाइन के द्वारा। तो इस तरह से 4 तरह के हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। अब हम एक एक करके बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिटेल जो स्टडी करेंगे, तो डिटेल स्टडी हमारा होगा, डिटेल फोकस होगा टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो कैसे होता है, आइए इसकी पूरी मैकेनिज्म हम देखते हैं। टाइप 1 में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, टाइप 1 के बारे में हमारी डिटेल स्टडी होगी आज। चलिए यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो यहां पर एक डायग्राम हम लेंगे, देखिए यहां पर फर्स्ट टाइम जब किसी भी फॉरेन पार्टिकल से एनकाउंटर होती है हमारी, तो ये कोई एलर्जेंस है, ये कोई एलर्जेंस है, ये कुछ भी हो सकता है जैसा कि मैंने डिस्कस किया। तो कोई भी एलर्जेंस है फर्स्ट टाइम जब हमारे बॉडी में, यानी फर्स्ट इनकाउंटर हो रहा है, तो फर्स्ट इनकाउंटर के दौरान ये आकर के बाइंड करते हैं हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। यहां पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, प्रेजेंटिंग सेल्स। इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा ये एक्सपोज होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास आते हैं। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या हो सकते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर डेंड्रोसाइट हो सकते हैं, डेंड्रोसाइट्स या मैक्रोफेज।
डेंड्रोसाइट या मैक्रोफेज सेल्स क्या करते हैं, इन फॉरेन पार्टिकल्स को एंगल्फ कर लेते हैं। एंगल्फ करने के बाद उन्हें फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, और इन फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर तोड़ दिए। फिर ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, इन्हीं फ्रेगमेंट्स या जो ये सेल्स होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये क्या करते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को ले जा करके प्रेजेंट करते हैं। किसको, ये लेकर के जाएंगे और टी सेल के पास प्रेजेंट कर देंगे। ये टी सेल है या हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल्स। अब ये हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, अगेन कुछ सेल इसको पहचानते हैं कि ये किस तरह का पेप्टाइड है, कौन सा एंटीजन है, क्या है। उन सारी चीजों को पहचानने के बाद, रिकॉग्नाइज करने के बाद, ये केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, और ये साइटोकाइन या केमिकल्स बी सेल को एक्टिवेट कराता है। बी सेल को एक्टिवेट कराएगा। बी सेल एक्टिवेट होने के बाद, ये बी सेल एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेटेड बी सेल्स ये डायरेक्टली एलर्जेंस बी सेल को भी बी सेल के सरफेस पर भी अटैच हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी रिसेप्टर पाया जाता है। अगर यहाँ पर अटैच नहीं होते हैं तो ऐसे कंडीशंस में ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा आएंगे। अब बी सेल एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट होने के बाद ये तो ये प्लाज्मा सेल बनाते हैं, और दूसरा मेमोरी सेल का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरा मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल बनाए और दूसरा मेमोरी सेल का फॉर्मेशन कर लिए। अब यहां तक ये जो प्लाज्मा सेल है, अगेन प्रोड्यूस किया एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ, तभी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो गया। और कौन से एंटीबॉडी बने, जो एंटीबॉडी यहां पर बना है IgE। IgE की अमाउंट उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर, उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर इंक्रीज हुई। अब जब कभी सेकेंड टाइम इनकाउंटर होता है, सेम पैथोजन का सेकेंड टाइम इनकाउंटर होगा, तो सेकेंड इनकाउंटर या री एक्सपोजर होता है उस सेम एंटीजन से। तो अब पहले ही देखिए, अब नेक्स्ट उसी में हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। अब ये जो भी एंटीबॉडी हैं, एंटीबॉडी जाते हैं और मास्ट सेल के ऊपर, मास्ट सेल के सरफेस पर ये अटैच हो जाते हैं। ये मास्ट सेल हैं और इनके सरफेस पर ये एंटीबॉडीज आकर के अटैच हो जाएंगे, और इनके ऊपर, इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर को हम FC रिसेप्टर कहते हैं। FC रिसेप्टर, FC रिसेप्टर, FC रिसेप्टर के ऊपर ये जो भी एंटीबॉडी हैं IgE, इसके ऊपर आकर के अटैच हो जाते हैं ऐसे, ये पूरे सेल के ऊपर। अब पहले से एंटीबॉडी इस तरह से बने हुए हैं, दोबारा अगर सेकेंड टाइम ये क्या है, मास्ट सेल और बेसोफिल्स, इन दोनों के ऊपर ये इस तरह से पूरी इनकी एक एंटीबॉडी जो है जाकर के अटैच हो जाते हैं। अब अगेन अगर दूसरी बार वही सेम एंटीजन दोबारा फिर से इंटर करता है हमारे बॉडी में, या जिस भी, अब ये सेल कैसा हो गया है, ये सेल सेंसिटाइज हो गया है। ये सेल कैसा है, सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल हैं। इन सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल के ऊपर दोबारा इनकाउंटर हुआ, तो ये एंटीबॉडी पहले से बने हैं। अब इन्हीं के ऊपर क्या होगा कि ये एंटीजन आकर के इसके साथ क्रॉस लिंक बना देंगे, तो ये क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। क्रॉस लिंकिंग हो गया दो एंटीबॉडी के बीच में। ये एंटीजन आकर के यहीं पर क्या हो जाएगा, इसकी क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। और जैसे ही क्रॉस लिंकिंग हुई, क्रॉस लिंकिंग के बाद ये मास्ट सेल एक्टिवेट होते हैं। मास्ट सेल एक्टिवेट होकर के इनके अंदर जो भी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उन ग्रेन्यूल्स का डीग्रेनुलेशन हो जाता है, यानी एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, और वो ग्रेन्यूल्स सब बाहर आ जाते हैं। ये ग्रेन्यूल्स आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे ग्रेन्यूल्स बाहर आ जाते हैं। अब इस ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो हिस्टामाइन होता है, दूसरा ल्यूकोट्राइन होता है, ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामाइंस या अदर कुछ मॉड्यूलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टामाइन है या मॉड्यूलेटर्स हैं, ये सब क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करें। अब ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं। जो हिस्टामाइन है, इनका हम थोड़ा सा फंक्शन देखें तो मान लो
यह एक ये सेल था। अब इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स थे जो फट चुके हैं। ये ग्रेन्यूल्स, ये मास्ट सेल था। अब ये मास्ट सेल फटने के बाद जो भी इसके अंदर ग्रेन्यूल्स था, वो ग्रेन्यूल्स का डीग्रेनुलेशन हुआ। डीग्रेनुलेशन के द्वारा कई सारे केमिकल्स यहाँ से रिलीज हुए। इनके अंदर जो भी केमिकल्स भरा था, वो सारे के सारे केमिकल्स यहाँ से रिलीज होकर के बाहर आ गए। अब इसमें से कौन कौन से केमिकल आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा पिछली स्लाइड पर। जैसे हिस्टामाइन हमने लिखा, यहाँ से जो रिलीज हो रहे हैं हिस्टामाइन, हिस्टामाइन, इसके अलावा हेपैरिन, हिस्टामाइन, हेपैरिन। तो डिटेल हम हिस्टामाइन के बारे में ही डिस्कस कर लें। हिस्टामाइन का क्या क्या काम है। हिस्टामाइन एक तो क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। ये कैसे होता है, वैसोडायलेटर, सॉरी वैसोडायलेटर होता है। और ये वैसोडायलेटर होने की वजह से ये क्या करता है, जो भी ब्लड वेसल्स हैं इनको डायलेट कर देगा। और जब ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा तो इससे इसके जो सेल्स हैं वो थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। और इससे डायलेशन हुआ ब्लड वेसल्स का तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जहां पर भी इस तरह का, तो इससे इन्फ्लामेटरी रिस्पांस क्रिएट होगा। और यहाँ से जो इसके अंदर इम्यून सेल्स हैं, और ये इम्यून सेल्स इसके गैप हो जाने से इनके सेल्स के बीच में गैपिंग हो जाती है। और गैपिंग की वजह से ये सारे के सारे इम्यून सेल्स यहाँ से रिलीज होते हैं और उस पर्टिकुलर जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होता है। और उन सभी पैथोजन को, या हम कह सकते हैं जो भी एलर्जेंस हैं, उनको एंगल्फ करके उन्हें, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हाइपर सेंसिटाइज कर देते हैं। इसके अलावा तो पहला काम हुआ वैसोकंस्ट्रिक्टर, यानी जो ब्लड वेसल्स थे, सॉरी वैसोडायलेशन हो गया, वैसोडायलेशन। दूसरा ये क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करा देता है स्मूथ मसल्स का, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अब इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जैसे मान लो आप जानते हो कि ये इस तरह से हमारा ये लंग्स है, ठीक है, और लंग्स के अंदर ये एल्वियोलाई हैं, इसमें एल्वियोलाई इस तरह से ये एल्वियोलाई हैं। अब इनकी, ठीक है, तो इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब इसकी स्पेस जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने से बार बार एक्सपायरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो बाहर चला जाता है और बाहर जाने से सफोकेशन होता है। इससे क्या हो जाएगा, सफोकेशन इंक्रीज हो जाएगा, सफोकेशन होगा। इसके अलावा म्यूकस की भी सिक्रीशन बढ़ जाती है और म्यूकस यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यूकस का जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इनका डिग्रेडेशन होने लगता है, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो रेडनेस आ जाता है। तो ऐसे ये कई सारे सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखा हम लोगों ने, उसके टाइप्स देखे, और टाइप्स में भी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया टाइप 1 को। टाइप 1 के हाइपर सेंसिटिविटी में हम लोगों ने देखा कि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। और कौन सी एंटीबॉडी मीडिएटेड, तो IgE, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।